हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 7 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें हमने थर्ड लेक्चर में 3 लेक्चरों में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो आपकी धारावाही कुंडली होती है, जिसे हम वलय भी कह सकते हैं, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। अब हमें ज्ञात करना है कि जो धारावाहिक कुंडली है आपकी, जो वलय है, उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है। धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए आपके पास में एक वलय है, ये वलय हमने ले ली। इस वलय का जो केंद्र है वो मान लीजिए O है और इसकी त्रिज्या हमने सपोज दैट A ले ली। चलो A ले लेते हैं त्रिज्या को। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज डैट इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है भाई। इसका जो केंद्र है, इसके अक्ष के अनुदिश इस तरह से चलेंगे। इस बिंदु पर हमें इस वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है और केंद्र से जो बिंदु की आपकी दूरी है वो दूरी हमने x मान ली, स्मॉल x ले ली। ठीक करते हैं कि हमारे पास जो बायो सेवर्ट नियम है वो थोड़े से अवयव के लिए होता है। हम क्या करेंगे, इस वलय का थोड़ा सा अवयव ले लेंगे और वो अवयव हमने मान लीजिए वाला ले लिया और इस अवयव का हिस्से का नाम दिया dl। ठीक, इस dl के कारण बिंदु पर जब मैं चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो अवयव से बिंदु की दूरी चाहिए और अवयव से जो बिंदु की दूरी है वो मैंने अपनी तरफ से r मान ली भाई। ठीक है, x इन्होंने दे रखी है, a भी इन्होंने दी हुई है, त्रिज्या है, r को मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट नियम, या कह लीजिए कि बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से जो आपका जो अल्प अवयव है, अल्प अवयव के कारण, अल्प अवयव ये dl लिया हमने, इस dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताइए बायो सेवर्ट नियम के अकॉर्डिंग। चुंबकीय क्षेत्र भी थोड़ा सा होगा और उसे लिखेंगे हम dB। वैल्यू होती है हमारी बायो सेवर्ट नियम μ0/4 पाई I dl साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। r से मतलब होता है अवयव से बिंदु की दूरी, वो फिलहाल r है तो इसलिए r स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है भाई। अब चूंकि ये जो आपका थीटा कोण है, थीटा बराबर वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वृत्ताकार जब भी हम दूरी लेंगे, देखिए वलय तो ऐसे होगी और बिंदु ऐसे होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से वैल्यू बच जाएगी μ0/4 पाई और इंटू में I dl और बटे में r स्क्वायर। क्लियर है भाई। बात यह आती है कि अगर मान लीजिए हम केंद्र पर ज्ञात करते तो फिर इसका समाकलन करा देते, लेकिन अब अक्ष के अनुदिश है तो हमें इसकी दिशा भी इम्पोर्टेंस होगी, तो इसकी जो दिशा कार्य करेगी दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से मैं निकालूंगा तो वो अंदर की ओर जाएगी। इस तरह से इसकी दिशा होगी अंदर की ओर, ऐसे होगी। ये dB की दिशा मान ली। सपोज दैट आपने अपनी तरफ से मान लिया ये कोण अल्फा है भाई। मेरे बेटे अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला ए ऊपर का कोण, ये भी अल्फा होगा। अगर आपका ये वाला कोण अल्फा है तो इस dB के मैं घटक कर सकता हूँ, जिस साइड का कोण होता है उस साइड का जो घटक आता है उसमें कोस थीटा होगा, यानी कि कोस अल्फा होगा। दूसरा जो घटक होगा इसका, इसके हिस्से होंगे, वो पहले के हमेशा लंबवत होगा और उसके साथ में हमेशा साइन आता है, तो इसलिए वैल्यू आ जाएगी dB साइन अल्फा। क्लियर है भाई। जिस तरह से हमने ये ऊपर का अवयव लिया था उसी तरह हम उतना ही अवयव नीचे का लेंगे, उसे भी dl नाम देंगे। त्रिज्या वो की वही रहेगी, एक ही रहेगी और अवयव से बिंदु की दूरी लेंगे वो भी आपकी r ही रहेगी, क्योंकि बिंदु की दूरी इस वलय से समान है। तब हम इसके कारण निचले हिस्से के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, चूंकि धारा भी समान है, अवयव की लंबाई भी समान है,
इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी समान आएगा और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर और उसे लिखूंगा इस तरह से dB। ठीक भाई। अब दोबारा से ये नीचे नीचे का जो कोण है यो भी अल्फा मान लीजिए। अल्फा मानना ही क्या है, यो अल्फा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि समान भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वे भी समान होते हैं। यो भी त्रिज्या के सामने का कोण है, यो भी त्रिज्या के सामने का कोण है, इसलिए कोण आपस में क्या आएंगे भाई, बराबर आएंगे। ठीक है। अब अगर यो कोण नीचे का अल्फा हो तो ये जो कोण होगा लंबवत वाला, ये कोण भी आपका अल्फा होगा। फिर वही दोबारा रिपीट, अगर ये कोण अल्फा है तो इस dB के घटक कराइए। जिधर का कोण होता है उधर घटक के साथ में कोस आता है, तो यहाँ पर आएगा dB कोस अल्फा। दूसरा जो घटक होगा वो पहले के लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो दिशा परली तरफ को जाएगी, और वो वैल्यू होगी आपकी dB साइन अल्फा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप इस चित्र पर गौर करिए कि जब आपने इस वलय का ऊपर का हिस्सा लिया और नीचे का हिस्सा लिया, जितना ऊपर का लिया उतना ही नीचे का अवयव लिया, तो तब आपके जो ये घटक आ रहे हैं dB कोस अल्फा, ये एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात कट जाएंगे। जबकि जो घटक आ रहे हैं dB साइन अल्फा, तीर का निशान इधर को है, dB साइन अल्फा, तीर का निशान इधर को है, जब दोनों की दिशा एक होगी तो दोनों के दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है भाई। अब आपको पता है लगा कि जब हमने दो अवयव लिए ऊपर का और नीचे का, तो जो dB साइन अल्फा वाले घटक है वे जुड़ जाएंगे, जबकि dB कोस अल्फा वाले कट जाएंगे। इसी तरह अगर मैं ऊपर का यो घटक ले और नीचे से एक और घटक ले, तो तब भी यही होगा कि जो ऊर्ध्वाधर घटक वाले हैं dB कोस अल्फा वाले, वे तो कटते रहेंगे, और जो dB साइन अल्फा वाले हैं वे आपस में क्या होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम पूरी वलय को लेंगे तो पूरी वलय के कारण जो ये घटक है dB कोस अल्फा वाले, ये सब एक दूसरे को काट देंगे, और जबकि जितने भी घटक dB साइन अल्फा वाले हैं वे आपस में जुड़ जाएंगे। और मैथमेटिक्स में यहाँ पर जुड़ने का जो मतलब होता है, जब मैं dB साइन अल्फा जोड़ता चला जाऊंगा तो सबका समाकलन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? समाकलन। समाकलन का मतलब सबको जोड़ना होता है, सारे घटकों को जोड़ना होता है। ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर मैं ज्ञात करता हूँ संपूर्ण वलय के कारण या कुंडली के लिए कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, तो माय डियर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बी होगा, और समाकलन dB का ना करके dB साइन अल्फा का करेंगे। वो रीजन मैं आपको बिल्कुल अभी समझा भी चुका हूँ, क्योंकि dB के तो ऑलरेडी घटक हो गए, और वो घटक हो गए dB कोस अल्फा और dB साइन अल्फा, और जबकि इनमें से dB कोस अल्फा कट लिया तो बचा क्या, केवल dB साइन अल्फा। इसलिए dB साइन अल्फा का समाकलन करा दीजिए, तो पूरी वलय के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। dB की वैल्यू आप नीचे से रख दीजिए, ये रही dB की वैल्यू μ0/4 पाई IdL/r²। रखाइए μ0/4 पाई IdL/r² और इंटू में आपका साइन अल्फा समाकलन। समाकलन से कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगी, μ0/4 पाई इंटू में आई और बटे में r²। बल्कि अब एक काम करें, पहले आप साइन अल्फा का मान रख दीजिए इसमें, ताकि जो कांस्टेंट हो सबको साथ ही बाहर ले लें। अब साइन अल्फा होता है आपका लंब बटे करण। ये वाला त्रिभुज लीजिए, केवल ऊपर वाला। इस त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा लंब होगी वो तो a के बराबर होगी। करण का मतलब होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा वो r के बराबर होगी। तो इस तरह से साइन अल्फा बराबर a/r आ जाएगा। ये वैल्यू आप रखोगे तो b बराबर समाकलन μ0/4 पाई IdL/r²। साइन अल्फा की जगह रख देंगे a/r। जो भी कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, जैसे कि μ0/4 पाई
आई बट ए भी बाहर आ जाएगा, त्रिज्या फिक्स होगी, आर की पावर 3 भी बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा समाकलन डीएल। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था समाकलन डीएल। डीएल ये देखो किस पर है, अवयव पर, इस परिधि पर। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो सारी लंबाई जुड़ जाएगी और ये सारी लंबाई होगी परिधि के बराबर। और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। आर से मतलब त्रिज्या, फिलहाल त्रिज्या ए मान रखिए तो ए लिख देंगे। तो इस वैल्यू को उठा करके वहां पर रख दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी बी बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई इंटू में आई ए बटे में आर की पावर 3 और ये होगा 2 पाई ए। ठीक है, देखिए 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट गया, ए गुना ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख रहा हूँ, केयरफुली ध्यान दीजिए। तो b बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 बटे में 2 इंटू में आई ए स्क्वायर और बटे में आर की पावर 3। अब फिर से दोबारा चित्र से आप देखिए आर का जो मान है, आर ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करूँगा आर की, तो आर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है भाई, इस आर की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये बी का जो मान आ जाएगा आपका वो वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 बटे में 2 इंटू में आई ए स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ था 3 पावर यहाँ थी तो ये हो जाएगा 3/2। ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये ली। ठीक है, तो वलय के कारण या कुंडली के कारण, धारावाही के कारण जो अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है बी बराबर म्यू 0 बटे में 2 इंटू में आई ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ पॉइंट है जो मैं आपको नोट करा करके लिखवा रहा हूँ, वे पॉइंट देख लीजिए आप। तो इन पॉइंट को देखिए, चलिए कराते हैं हम आपको। पहली तो बात आपकी ये होती है नोट में कि अगर फेरों की संख्या दे रखी हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, अगर फेरों की संख्या दे रखी हो तो हमेशा एन से गुना करा देंगे। तो तब फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 बटे में 2 एन की गुना हो जाएगी एन आई ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसी फॉर्मूले से हम केंद्र पर भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, वलय के केंद्र पर या कुंडली के केंद्र पर। ठीक है, वलय के केंद्र पर देखिए अगर हम बात केंद्र की करेंगे तो जो x का मान है वो 0 हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगी वैल्यू म्यू 0 बटे में 2 एन आई ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर। x का मान तो 0 हो ही गया, उसकी पावर कर देंगे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 बटे में 2 एन आई ए स्क्वायर बटे में ए की पावर 3, 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी। तो इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 बटे में 2 एन आई बटे में ए। याद करिए लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो आपका यही होता है। ठीक है भाई, अब जब नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा आपको। इसके संबंध में न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। वो पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी जो कुंडली है या वलय है वो यदि वलय वृत्तीय चाप के रूप में हो, केवल चाप के रूप में, चाप के रूप में हो, मतलब ये होगा, ध्यान दीजिए,
कि ये पूरा वलय न बना करके केवल इसका एक हिस्सा चाप ले लिया, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और केंद्र पर ज्ञात करना होगा। ध्यान रखें, चाप के कारण जब भी हम ज्ञात करेंगे वो केंद्र पर ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला केंद्र वाला ही लगेगा, ये वाला। ये यहाँ पर मान लीजिए चाप ने जो कोण बनाया वो थीटा बनाया, तब n का जो वैल्यू होगा वो थीटा बटे 2 पाई के इक्वल होगा। सुनिए क्यों होगा। अगर मैं ये एक पूरा चक्कर लगा दूँ तो पूरे चक्कर में कितने फेरे हो गए? 1। और पूरे चक्कर में कोण कितना बनता है? 360, यानी कि 2 पाई। तो थीटा बराबर 2 पाई हो जाएगा, और बटे में मैंने ऑलरेडी 2 पाई लिख रखा है, तो 2 पाई बटे 2 पाई बराबर 1। तो इस तरह से एक पूरे चक्कर में n बराबर 1 फेरा होगा। तो इस तरह से हम n की जगह वैल्यू रख सकते हैं। अगर एक फेरा पूरा ना हो, कम फेरे हो, तब ये फॉर्मूला रख दीजिए कि चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से ले लीजिए। तो इसलिए b बराबर फॉर्मूला देखो क्या होगा, μ0 बटे में 2, n को बाद में लिख दूंगा, i बटा a पहले लिख दिया, और n की जगह आ गया थीटा बटे में 2 पाई। ये मैंने n की वैल्यू रख दी। इस 2 पाई को भी यहाँ ले लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी μ0 बटे में 4 पाई इंटू में i बटे में a और गुना में थीटा। जितना भी थीटा का मान हो, π/6, π/4, π/3, वो मान यहाँ रख दीजिए, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू चाप के कारण आ जाएगी। इसमें भी एक स्पेशल केस होता है कि यदि चाप जो आपका वो अर्धवृत्त हो, ये भी एक स्पेशल केस है। हालांकि ना बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तब थीटा का मान अर्धवृत्त में थीटा पाई 180 डिग्री बन जाता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको जानकारी ऑलरेडी है। देखिए अर्धवृत्त यही तो होगा, केंद्र ही हो रहा, और जो चाप बन रहा है आपका, जो कोण बन रहा है ये थीटा, जो थीटा बराबर आपका पाई बन जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक लाइन पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है भाई। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। इसलिए फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, b बराबर μ0 बटे 4 पाई i बटा में a, थीटा की जगह पाई, पाई तो हमारा पाई कट जाएगा। तो तब हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, μ0 बटे 4 रह जाएगा खालिश, i बटे में a, ये आपका फॉर्मूला आ सकता है। ओके डियर, यहाँ तक आपका फिलहाल हम कराते हैं। ये न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं साथ साथ में, और धारावाहिक कुंडली के अक्ष अनुदित चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको लिखवा दिया।